हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन। राइट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24B में। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन ट्रिकी भी है। हाँ, अगर आपको इसका स्मार्ट अप्रोच नहीं पता है ना, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए इसकी कैलकुलेशन में। और एग्जाम में भी क्या करता है ना, इसमें कुछ ना कुछ बदमाशी करता है, वो कुछ प्लेस है, कुछ ऐसे स्टाइल है जिस तरीके से अगर क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाए तो बच्चा ऑटोमेटिक गलती कर देगा। तो मैं आपको वो प्ले पहले ही बता दूंगा कि देखिए ये वर्ड वो लिख के आपकी कैलकुलेशन को गलत करा सकता है, लेकिन सिंस आपको वो सारे प्ले पहले से पता होंगे तो आपसे गलती नहीं होगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन क्लेम करने में। राइट, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन क्यों मिलती है, किस रिस्पेक्ट में मिलती है? अगर आपने लोन लिया है प्रॉपर्टी नंबर 1 बनवाने के लिए, नंबर 2 खरीदने के लिए, या फिर नंबर 3 रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए। अगर आपने लोन लिया है 3 चीजों के लिए, क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी बनवाने के लिए लिया हो, खरीदने के लिए लिया हो, या फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए लिया हो, तो उस लोन के इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। खरीदने का मतलब क्या है? आपने फ्लैट खरीद लिया या फिर स्टैंड अलोन हाउस, आपने घर खरीद लिया, इंडिविजुअल यूनिट जो होती है घर की, वो आपने खरीद ली। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन बेसिकली का मतलब ये हुआ कि आपने जमीन खरीदी और फिर उस पर मकान बनवाया, आपने इसके लिए लोन लिया। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा जमीन का खरीदना और उस पर मकान बनवाना। इसके रिस्पेक्ट में लोन लिया तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्शन का लोन। ध्यान दीजिएगा, जमीन खरीदना इज नॉट परचेज, जमीन खरीदना इज कंस्ट्रक्शन वाला लोन, क्योंकि जमीन खरीदेंगे तो आप मकान बनवाएंगे। व्हेन आई से परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने रेडी फ्लैट खरीद लिया या रेडी मकान खरीद लिया। नाउ थर्ड इज रिपेयर एंड रिन्यूअल। वो तो क्या होता है, जब मकान में टूट फूट होती है तो आप उसको रिपेयर कराने के लिए जो लोन लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिपेयर एंड रिन्यूअल का लोन। लेकिन ये सब इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात आएगी कब? जब आप कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तभी तो आएगी ना। अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या ये सब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन? नहीं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन की बात कब आएगी? कब आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन की बात? 3 बातें आपने पढ़ी थी सेक्शन 22 में। नंबर 1, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 2, आप उसके ओनर होने चाहिए। नंबर 3, आप उसमें अपना धंधा न कर रहे हो। सबसे पहली बात पे वापस से फोकस कीजिए था कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक बात बताइए, आज हमने जमीन खरीदा है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी ना, अभी तो वो जमीन है, उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, ईंटें की लाइनें लग गई हैं, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। अरे जिस दिन मकान बन के रेडी हो जाएगा ना, उस दिन वो हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। और जिस दिन वो बन के रेडी हो जाएगा तभी हम बोलेंगे वो मकान एसओ है, एलओ है, डीएलओ है। अरे एक मकान की आपको अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी हो तो आपको पहले मकान क्लासिफाई करना पड़ेगा कि नहीं कि वो एसओ है, एलओ है, डीएलओ है। हाँ, एक मकान एसओ है, एलओ है, डीएलओ है कब कहेंगे आप? जब मकान रेडी हो जाएगा तब, या मकान अभी रेडी नहीं हुआ है तभी कह देंगे? मकान अभी प्लास्टर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये मकान तो क्या है, एलओ है। अरे कहां से एलओ है भाई साहब, कहां से डीएलओ है? सरकार ये थोड़ी ना कहती कि हमने मान लिया कि ये लेट आउट है। अरे अभी मकान रेडी नहीं हुआ तुम मान लिए लेट आउट हो गया, हद है ये तो। मकान रेडी तो होने दो। तो आप ये बात ध्यान से समझिएगा, जब मकान रेडी होगा तब वो एलओ, एसओ, डीएलओ कहलाएगा, तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन होगी और तभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल शुरू कब हो गया था? जिस दिन आपने जमीन खरीदी ना, लोन लेके खरीदा था, ब्याज शुरू हो गया। हम कंस्ट्रक्शन करा रहे थे 3 साल तक, तो 3 साल तक भी उस लोन पे ब्याज भर रहे थे हम। लोन का ब्याज तो शुरू हो चुका जिस दिन हमने लोन लिया। और लोन कब लिया? जिस दिन मकान बनवाना शुरू किया। है कि नहीं ये बात? तो एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलती है वो कैसे मिलती है, अब आइए समझते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट शुरू हो जाता है बहुत पहले, मकान रेडी होता है बाद में, कंस्ट्रक्शन वाले केस में।
अगर परचेस किए तब तो मकान तुरंत आ गया। रिपेयर एंड रिन्यूअल अगर हम करा रहे हैं तो ऑब्वियसली मकान मेरे पास है, उसी का रिपेयर एंड रिन्यूअल करा रहे हैं, यहां टेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। लेकिन अगर मकान हम बनवाने के लिए लोन लिए हैं तो लोन का ब्याज पहले ही शुरू हो चुका है, मकान बन के बाद में तैयार होता है, डिडक्शन की बात हो सकता है 3-4 साल बाद आए, तो ऐसे में ब्याज का डिडक्शन कैसे मिलेगा ये समझते हैं। सेक्शन 24B हमें डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, ठीक है। इसमें क्या होगा, करंट ईयर इंटरेस्ट, और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसको मिला के डिडक्शन मिलती है, करेंट ईयर इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। आइए अब इस बात को समझाते हैं। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 डिफरेंट ईयर्स बना रहा हूँ। ये जो 4 कलरफुल लाइन है ना, ये 4 अलग अलग साल है। बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे इसलिए इतना मेहनत करके इसको 4 कलरफुल लाइन्स बना रहे हैं। ये 4 डिफरेंट ईयर्स हैं। इसमें से ये वाला है हमारा 23-24, ये हो गया 24-25। ऑरेंज वाला 24-25 ईयर है, येलो वाला 23-24 है, पिंक वाला 22-23 है, और ये ब्लू वाला 21-22 है, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पे आपने लोन लिया, लोन टेकन, ठीक है, और यहां पे प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। अब एक बात बताइए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, लोन लिया था आपने 21-22 में, वहीं पे जमीन खरीदा होगा, मकान बनवाना शुरू कर दिया है, लेकिन 23-24 में जाके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, राइट। पहली बार हाउस प्रॉपर्टी कब कहलाएगा? ये हाउस प्रॉपर्टी कौन सी प्रीवियस ईयर में कहलाएगा? हाउस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल, हाउस प्रॉपर्टी कब अवेलेबल है? हाउस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन PY 23-24। जब हाउस प्रॉपर्टी PY 23-24 में ही अवेलेबल हुई है, कहां अवेलेबल हुई है? यहां जाके अवेलेबल हुई है, ध्यान दीजिए, जहां मैंने सर्कल किया है, यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, यहां पे जाके प्रॉपर्टी रेडी हुई। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में पहली बार हम कहेंगे हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब यहीं पे हम बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, भाई SO है, LO है कि DLO है, और हम कंप्यूट कर देंगे इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हम इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। हालांकि इनकम कितनी पीरियड की कैलकुलेट करोगे मालूम है? इनकम कैलकुलेट कितनी पीरियड की करोगे? आप करोगे इनकम कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ इतने पीरियड की। मैं कौन से कलर से करूं, मेरा कलर खत्म हो गया, कस्टम कलर, रुको, रेड कलर लाते हैं एक। इनकम एक्चुअल में अराइज कितने पीरियड की होगी? इतने पीरियड की अराइज होगी। इनकम अराइज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। हम पहले तो प्रॉपर्टी को इस पॉइंट पे ही जो सर्कल किया है हमने, इस पॉइंट पे हम डिसाइड करेंगे कि वो SO है, LO है, DLO है, और इतने पीरियड की इनकम आ जाएगी,
ठीक है, इस पीरियड की इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो भी महीना है। आपको भी पता है ये बात बहुत अच्छे से कि जब प्रॉपर्टी आ जाती है तब उतने ही पीरियड के बाद के म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं। आपको याद है, आपने कुछ एग्जांपल भी किया था। 1 मई को प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो आपने कहा 1 मई से लेके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कितने महीने का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट है, राइट। तो इतने पीरियड का निकालेंगे, लेकिन वो कहलाएगा कौन से पीरियड की इनकम? अरे वो कहलाएगा 23-24 की इनकम। इनकम्स इस पीरियड की आप निकालोगे, लेकिन वो कहलाएगा क्या? ट्रीटेड एज इनकम ऑफ पीवाई 23-24। हम पूरे 23-24 की उसको इनकम बोलेंगे तो हम 23-24 की इनकम ना, हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि 6 महीने की इनकम है, 2 महीने की इनकम है, नहीं, हम प्रीवियस ये 23-24 की इनकम बोलेंगे उसको, भले वो 2 महीने की होगी, वो है इस पीरियड की इनकम। ठीक है, जब हम इस पीरियड की इनकम निकालेंगे तो हम ब्याज भी घटा लेंगे। कौन से पीरियड का? हम ब्याज भी इस पीरियड का घटा सकते हैं। ठीक है, कौन से पीरियड का ब्याज घटा पाएंगे आप इस पीरियड का ब्याज घटा लेंगे, यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेंगे आप। विच इज करंट ईयर इंटरेस्ट। भाई 23-24 में अगर इनकम आ गई तो 23-24 का तो ब्याज घट जाएगा बहुत मजे से, लेकिन आपने ब्याज जो है यहां सिर्फ इसी पीरियड का थोड़ी ना दिया है, आपने ब्याज यहां से लेके यहां तक का और भी तो दिया है। जो ब्याज अभी तक आपको घटाने को मिला था, नहीं घटाने को मिला था क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी रेडी ही नहीं थी। भाई 23-24 में मेरी प्रॉपर्टी रेडी हुई तो इस साल का तो हम ब्याज घटा लिए। ठीक है, इस साल का पूरा ब्याज घटा लिए। अच्छा, क्या किसी के मन में ऐसी बात आ रही है, सर यहां से लेके यहां तक का ब्याज भी घटा होगा? अरे नहीं बच्चा, यहां से यहां का ब्याज नहीं घटेगा, ब्याज तो पूरा ही घट जाएगा। जिस ईयर की इनकम है उस ईयर का आप ब्याज घटा लेंगे। इनकम टैक्स में ईयर वाइज इनकम निकलती है। 23-24 की जब हम इनकम निकालेंगे तो 23-24 का खर्चा घटा सकते हैं। ठीक है, तो 23-24 में इनकम तो भाई इतनी ही पीरियड की है, मैं जानता हूं, लेकिन खर्चा पूरा घट जाएगा ये 23-24 का आराम से, क्योंकि 23-24 की इनकम और 23-24 का खर्चा घटता है। 23-24 की जब भी आप इनकम निकाल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली 23-24 के रिस्पेक्ट में जो भी इनकम है वो कंसिडर कर रहे हैं, जो भी खर्चा है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो आपने ये खर्चा करंट ईयर इंटरेस्ट घटा लिया। ये इंटरेस्ट जो अभी तक घट ही नहीं पाया, इसी को कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इतने पीरियड का जो ब्याज है ना उसको कहा जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इस पीरियड को कहा जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इस ब्याज को कहा जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और ये वाला ब्याज आपको कैसे घटाने को मिलता है मालूम है? जितना भी इतने पीरियड का ब्याज आया इसको 1/5 करेंगे, 1/5 यहां घटाने को मिलेगा, फिर 1/5 इसके बाद वाले 24-25 में घटाने को मिलेगा, फिर 1/5 इसके बाद, ऐसे करके 5 सालों में घटाने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी बहुत ध्यान से देने की बात है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कहां पे हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है यहां पे, दिख रहा है आपको? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो क्या ये बात यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है? यहां तक का नहीं, एक्चुअल में बोला भले जाता है इसे प्री कंस्ट्रक्शन तो लगता है कंस्ट्रक्शन के पहले का ब्याज, नहीं। एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो अभी तक डिडक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन न हो पाने की वजह से जो ब्याज नहीं घट पाया। ध्यान दीजिएगा, जिस भी साल में प्रॉपर्टी बन गई उस साल का तो पूरा ब्याज घट ही गया। जिस साल प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई उस साल का तो पूरा ब्याज घट गया। ठीक है, क्योंकि इस साल प्रॉपर्टी तैयार हुई, इस साल इनकम आया, इस साल का हम ब्याज घटा लिए। तो कंस्ट्रक्शन ना हो पाने की वजह से जो ब्याज नहीं घट पाया है वो कौन सा है? जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है उसके पहले तक का, उसके प्रीसीडिंग 31 मार्च का। अगर प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 8 अगस्त 2023 को, 8 अगस्त 2023 को, ठीक है, तो 31 मार्च 2023 तक का ब्याज अभी तक नहीं घट पाया है, क्योंकि 23-24 का तो पूरा ब्याज हम घटा ही लेंगे इस साल। अब ध्यान से समझ में आ रही है बात? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले का पीरियड नहीं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब है उस पीरियड की बात हो रही है जिसका ब्याज डिडक्ट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। लिखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है?
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पीरियड जिसका, एकदम ऐसे ही लिखेंगे, जिसका इंटरेस्ट, पीरियड जिसका इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट बीइंग कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट न होने की वजह से। तो ये कौन सा होगा? जनरली ये होगा लोन टेकन की डेट से लेके 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग, 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग, 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी। जिस भी साल आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई उसके पहले वाले 31 मार्च तक का पीरियड, ये पीरियड जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। समझ में आ रहा है सबको? और उसका ब्याज हम कैसे घटाएंगे? उतने पीरियड का ब्याज निकाल लीजिए, 1/5 करके 5 सालों में घटा दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में आपसे क्या क्या प्ले करता है, यहाँ पे एक प्ले ये होता है कि आपको बताता है कि भाई इस पीरियड का लोन था, आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट वगैरह निकाल लेते हो, ठीक है, लेकिन ये तो 5 ही साल तक मिलेगा ना 1/5 करके। उसके बाद अगर लोन चल रहा है तो करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं, 5 साल में खत्म हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ध्यान देना होगा कि 5 साल हो सकता है कंप्लीट हो चुका हो, मतलब करंट ईयर में आप सिर्फ करंट ईयर इंटरेस्ट घटा पाओगे, क्योंकि वो 5 साल कंप्लीट हो चुका है पहले ही, बहुत पुराना लोन था। तो आप ईयर के हिसाब से देख लीजिए कि 5 बार पूरा तो नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वगैरह सबकी बात कर रहा है, तो आप तो एकदम बेहोश हो, आपको लग रहा है प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, 1/5 हमको देना है डिडक्शन, लेकिन देख लीजिए हो सकता है 5 साल पूरा हो चुका हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्ले एग्जाम में करता है आपके साथ। अभी सब करेंगे ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे ना कि कुछ भी बचेगा नहीं। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अगेन 4 साल हम ये क्रिएट कर रहे हैं। आज एकदम नया नया कलर लेके आए हैं ना। तेईस 24, 22 23, 21 22, 20 21, 20 21 में लोन लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे लोन रीपेड भी हो गया, कर दिए, सब पे कर दिए तुम लोग, और यहाँ प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है। प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 23-24 में। पहली बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब निकलेगा आप बताओ? पहली बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब निकालेंगे? 23-24 में निकालेंगे। इनकम फ्रॉम HP विल बी कैलकुलेटेड, इनकम फ्रॉम HP विल बी कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन PY 23-24। इसके पहले तो कभी इनकम फ्रॉम HP आया नहीं है, यानी आज के पहले कभी भी ब्याज की डिडक्शन हुई है नहीं। अरे भाई इनकम ही नहीं कभी बनाए तो ब्याज की डिडक्शन कहाँ लिए होंगे, ठीक है। तो करंट ईयर में 23-24 में क्या कोई करंट ईयर इंटरेस्ट है? नहीं, इंटरेस्ट तो है ही नहीं करंट ईयर का,
इस साल का कहाँ कोई ब्याज है? क्यों? क्योंकि लोन तो पहले ही पे हो गया ना, लोन तो यहीं पे हो गया था। तो इस पूरे साल में कोई ब्याज दिए हो क्या? नहीं, इस पूरे साल का कोई ब्याज बना ही नहीं है। लोन जब खत्म हो गया तो ब्याज थोड़ी ना चलता रहेगा, लोन ही खत्म हो चुका है, तो इस पूरे पीरियड में कोई ब्याज ही नहीं है। यानी प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कौन से पीरियड का है? यहां से लेके यहां तक ये पूरा प्री कंस्ट्रक्शन ही है। अब आपने अभी तक ये सीखा था कि प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के पहले का 31 मार्च, तो आप कहोगे सर प्रॉपर्टी कंप्लीट यहाँ पे हुई है, सर आपने बताया था प्री कंस्ट्रक्शन यहाँ तक होता है। अरे बेटा बताया था, लेकिन दिमाग तो सबसे ऊपर लगाना है ना, ठीक है। वो कौन सा केस था? वो कौन सा केस था जहां लोन पे हुआ ही नहीं था? जहां लोन पे हुआ ही नहीं था। अगर लोन पे हो चुका है तो जब लोन पे हो गया तब तो उसके बाद ब्याज ही नहीं हो सकता ना, ये तो कॉमन सेंस है ना, ठीक है, कि लोन पे अगर हो गया तब तो अब उसके बाद थोड़ी ना ब्याज आएगा। तो बस इतना ही प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। तो हमें इस बार क्या होगा, इस वाले पीरियड का ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है इसका 1/5 पहली बार यहां डिडक्शन मिलेगा, 1/5, फिर आगे 1/5, फिर 1/5, ऐसे करके 5 बार होगा। करंट ईयर इंटरेस्ट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी हम ब्याज करंट ईयर में पे ही नहीं कर रहे हैं। वो जो पुराना ब्याज है उसकी 1/5 डिडक्शन 5 सालों में ले लेंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई सबको? ये सब सिचुएशन बनाइए मेरे साथ साथ। करंट ईयर, नो करंट ईयर इन दिस केस, नो करंट ईयर इंटरेस्ट। तेईस 24 में कोई करंट ईयर इंटरेस्ट नहीं है। 24-25 में कुछ होगा क्या? नहीं। 25-26 में करंट ईयर इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं। 5 साल तक 1/5 मिलेगा, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। आइए एक सिचुएशन और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन टेकन था, यहाँ पे लोन रीपेड था, और यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड था। दिस इज 23-24, दिस इज 22-23, 21-22, 20-21। आप समझ पा रहे हो ना हम 23-24 किसको बोलना चाह रहे हैं? दिस ईयर इज 23-24, दिस इज PY 23-24। आई होप इसमें दिक्कत नहीं हो रही है किसी को ना, समझ में तो आ रहा है ना सबको? ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है ईयर? ये वाला 22-23 है, ये वाला PY 21-22 है, ये वाला PY 20-21 है। अच्छा, अब क्या होगा? अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज कहाँ तक होगा? अभी तक हमने आपको सिखाया कि लोन अगर रीपे होता है तो जहां तक रीपे होता है वहां तक करंट ईयर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अरे जहां तक रीपे होता है लोन अगर पहले ही पे हो गया है तो जहां पे लोन पे हो रहा है वहां तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर लोन रीपे नहीं हुआ है और आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया तो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाले 31 मार्च तक। लेकिन सबसे ऊपर तो कॉन्सेप्ट है ना यार, कितना रटेंगे हम लोग, कितना फॉर्मूले में अपने आप को ढोने की कोशिश करेंगे। आइए खुद से समझने की कोशिश करते हैं इस केस में क्या होना चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन
कॉमन सेंस लगाते हैं अपना। पहली बार एचपी की इनकम कब आएगी भाई? जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है। देखो अब मेरे साथ साथ बात करो, ठीक है। इनकम फ्रॉम एचपी फर्स्ट टाइम कंप्यूटेशन कब होगी? होगी प्रीवियस ईयर 23-24 में। राइट। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में जब कंप्यूट होगी पहली बार, तो 23-24 का जो भी ब्याज होगा वो तो डिडक्ट करने को मिल जाएगा। 23-24 का ब्याज है ही कितने पीरियड का? बस इतना ही, इतने पीरियड का। जिस दिन लोन 2023-24 में ही लोन रीपे हो गया, तो जब रीपे हो गया तब तो खत्म ही हो गया ब्याज। तो इतना पीरियड ही करंट ईयर इंटरेस्ट है 23-24 का। तो यानी अगर करंट ईयर इंटरेस्ट इतना है तो फिर कहां तक का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है? आइए बताते हैं आपको। यहां से लेके यहां तक का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, इस डेट तक का। ये है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और यही आपको 1/5 करके डिडक्शन मिलेगा। 1/5 आपको यहां मिलेगा, फिर 1/5 इसके बाद वाले में मिलेगा, अकॉर्डिंगली मिलते जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि जब लोन रीपे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट दोनों एक ही साल में हो जा रहा है, तो भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस साल हुआ है उसके पहले वाले 31 मार्च तक ही ले रहे हैं। रटिए मत, ये सब रट के कितना रट लेंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। 23-24 में भाई साहब क्या हमें कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? हाँ, इतने पीरियड की मिल जाएगी। तो इस पीरियड की इतनी डिडक्शन मिल गई, तो बचा कौन सा? प्री कंस्ट्रक्शन होता क्या है? एकदम कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। जो सबसे पहली बात मैंने आपको लिखाई थी, इसी से आप जीत पाओगे। देखिए, कॉन्सेप्ट से ही जीत सकते हैं आप कभी भी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? पीरियड जिसका इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट बीइंग कंप्लीटेड। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पीरियड ऐसा है जिसका ब्याज अभी तक हम घटा नहीं पाए हैं। तो यू विल फाइंड कि भाई इतना पीरियड है जिसका हम ब्याज नहीं घटा पाए हैं। ये जो इस पीरियड का ब्याज है ये तुम घटा ही लिए ना, ठीक है। ये इस पीरियड का ब्याज, ये इतना वाला जो अभी हमने येलो मार्क किया, इतना वाला ब्याज तो हमने घटा ही लिया, ठीक है। डार्क करके दिखाएं, इतना वाला जितना ब्लैक किया है, इतने पीरियड का ब्याज तो हमने घटा ही लिया 23-24 में। बस इसके बाद ब्याज भी नहीं है करंट ईयर में। अब अगले साल क्या होगा? 24-25 में। 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, आप बताइए मुझे। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं। 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं? आंसर इज नो। लोन रीपे हो चुका है, 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट होगा ही नहीं। क्या होगा? बस 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का 1/5 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए, हमने आपको यहां पे क्या लिखवाया था कि सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करंट ईयर इंटरेस्ट मिलता है और प्री कंस्ट्रक्शन का कितना मिलता है? 1/5। आइए वहीं पे जाके अब ऐड कर लीजिए 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये पूरा नहीं मिलेगा, ये 1/5 करके मिलेगा 5 सालों तक। चलिए अब पढ़ना शुरू करेंगे। हमने भी डायग्रामेटिकली आपको पूरा लॉ लिख के दिया है, ठीक है। और यही तरीका ही है, इसी से आप कर भी पाएंगे एग्जाम में। ये ना इनकम टैक्स मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है, ऐसा लॉ में नहीं होता। वहाँ रनिंग सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसे होगा, प्री कंस्ट्रक्शन ये लिया जाएगा, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड व्हेन कैपिटल बोरोड इज रीपेड इन अ ईयर आफ्टर द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब लोन रीपेमेंट बाद में हो रहा है, प्रॉपर्टी पहले कंप्लीट हो गई, लोन रीपे बाद में हो रहा है, तो प्रॉपर्टी जब कंप्लीट हो रही है ना उसके पहले के 31 मार्च तक। क्यों? बहुत सिंपल सा, हम तो ऐसे सोचते ही नहीं, हम तो सोचते प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट हुई तो इस साल का ब्याज तो पूरा डिडक्ट हो जाएगा इस करंट ईयर इंटरेस्ट, तो इसके पहले का जो भी ब्याज है, अब इस पीरियड के पहले का ब्याज प्री कंस्ट्रक्शन है। When capital is borrowed is repaid in a year before the completion of house property। यहाँ प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, लोन रीपे यही हो गया है, तो लोन रीपे यही हो गया है तो बस इतने ही पीरियड का ब्याज ही है, ठीक है। जितना भी ब्याज है करंट ईयर में कोई ब्याज है ही नहीं है, नो करंट ईयर इंटरेस्ट। इस पीरियड का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नो करंट ईयर इंटरेस्ट।
और जितना भी है ये प्री कंस्ट्रक्शन है, ये आपको 1/5 मिलेगा। 1/5 करके 5 बार में मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब मैंने एक ही साल में लोन रिपेड भी दिखा दी, प्रॉपर्टी कंप्लीट भी दिखा दी, ठीक है। लोन रिपेड यहाँ पे हुआ है तो इतने पीरियड का तो आपको मिलेगा ना, ये 4-5 ईयर में, ये वाला जो ईयर है इसमें हमको इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना डिडक्शन। इतने इंटरेस्ट की अगर हमको डिडक्शन मिल जाएगी तो कौन सा इंटरेस्ट बच गया जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी? यहां से लेके यहां तक वाली। ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया है, वही बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है जो मैंने आपको बताया। आइए अब नोट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो बहुत ध्यान से आपको समझनी भी है। देखिए पॉइंट नंबर 1, इफ कैपिटल इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट लायबिलिटी इज डिडक्टेबल इवन इफ कंस्ट्रक्शन इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ ओन फंड। क्या कह रहा है? आपने ना जो लोन लिया वो प्लॉट परचेज करने के लिए लिया और फिर इस पे जो कंस्ट्रक्शन किया वो अपने पैसे से करा लिया, तो जो लोन है वो क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लोन कहलाएगा? क्योंकि आपको 3 चीजों के लिए ब्याज की डिडक्शन मिलती है, परचेज ऑफ एचपी, ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ एचपी और तीसरा है रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एचपी लोन का पर्पस यही होना चाहिए, लोन का जो पर्पस है वो इन तीनों में से ही होना चाहिए। और आपने किया है परचेज ऑफ प्लॉट, तो अब बात ये आती है कि अगर आपने प्लॉट का परचेज किया है तो क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी? क्योंकि वो परचेज ऑफ एचपी तो नहीं है, ठीक है, रिपेयर रिन्यूअल ऑफ एचपी नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एचपी है वो, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जमीन खरीदते हो तो उसको यही कहा जाएगा कि दिस फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हो सकता है आपने कंस्ट्रक्शन अपने पैसे से आगे करा लिया हो, बट दिस परचेज ऑफ प्लॉट इज इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ एचपी, और इसलिए आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, इट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ऑन ईयरली बेसिस इवन इफ द इंटरेस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बता रहा है कि देखिए इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलेगी ना वो एक्रूअल बेसिस पे मिलेगी। जैसे मैं बोलता हूं करंट ईयर इंटरेस्ट, तो करंट ईयर इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? उस पीरियड का जो ब्याज है वो आपको डिडक्ट करने को मिलेगा। जैसे उस पीरियड का ब्याज बना साल भर का, मान लीजिए 10 लाख का लोन था, ठीक है, 10% पे, तो एक साल का ब्याज कितना बना? 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया, ठीक है। आपने ब्याज पे किया 80,000 रुपये, लेकिन आपको डिडक्शन 1 लाख रुपये ही मिलेगी। हो सकता है आपने ब्याज 1,05,000 रुपये पे कर दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। मतलब जितना इंटरेस्ट उस पीरियड का बनता है वो डिडक्शन मिल रही है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको डिडक्शन मिलेगी 1/5। हो सकता है ब्याज अभी पे किए ही नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली आपने म्युनिसिपल टैक्सेस में ये बात पढ़ी हुई है ना कि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन कितनी मिलती है? जितना आपने पे किया। इसीलिए और फोकस करके बता रहे हैं कि ब्याज के केस में ऐसा नहीं होता है, ब्याज उस पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है, उस पीरियड का जो ब्याज बना उसकी डिडक्शन मिल रही है आपको, right? It has nothing to do with what you have paid. Interest on unpaid interest is not deductible. अब ये क्या मतलब है? देखिए 10 लाख रुपए का लोन था, इसका इंटरेस्ट बना 1 लाख रुपया। मान लेते प्री कंस्ट्रक्शन कोई था ही नहीं, करंट ईयर का इंटरेस्ट बना 1 लाख रुपया, ठीक है। आपने पे किया ही नहीं है तो भी क्या इसे 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज यस, ठीक है। लेकिन आपने सिंस ये पे नहीं किया था तो अगले बार आपका ब्याज पता है कितना लगा? इस 10 लाख रुपए पे भी ब्याज लगा 1 लाख रुपए का, और इस 1 लाख रुपए का भी ब्याज लगा 10,000 रुपया और, क्योंकि ब्याज अपने ही दिए थे तो ब्याज पे भी ब्याज लगा आपका, ठीक है। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी इस साल? 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी, ब्याज पे ब्याज की डिडक्शन नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजिंग द लोन। ये क्या चीज होता है? जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप बैंक के थ्रू डायरेक्टली लोन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, और वो लोग कहते हैं कि हम बैंक से आपका लोन करा देंगे, ठीक है। तो वो भी अपनी फीस चार्ज करते हैं कि भाई मुझे इतना फीस चाहिए। वो जनरली ब्रोकरेज और कमीशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जनरली वो लोग ना लोन का एक परसेंटेज लेते हैं, कहते हैं 1% लोन का लेंगे। जैसे 1 करोड़ रुपए का आप लोन कराएंगे तो उनकी फीस बनेगी 1 लाख रुपया,
राइट, तो कह रहा है कि इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने किसी फाइनेंस एजेंसी के थ्रू अपना लोन वोन करवाया और उसने कुछ आपसे ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लिया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एट टाइम्स ये अमाउंट खुद बैंक भी लेती है, जैसे आप बैंक से लोन कराएंगे ना तो बैंक ले लेती है लोन प्रोसेसिंग फी, ठीक है, ये तो एक ब्रोकरेज कमीशन हो गया, वैसे ही बैंक ले लेती है, बैंक बोलती है लोन प्रोसेसिंग फी, मतलब जो ब्याज लगेगा वो तो एनुअली लगेगा ही लगेगा कि हम आपको 8% ब्याज पे दिए तो 8% हर साल देना है, लेकिन जब लोन प्रोसेस करेंगे तो उसका हम 1% लेंगे लोन प्रोसेस करने का। अब ये लोन प्रोसेस की फीस क्यों ली जाती है, जैसे जब भी बैंक लोन आपका प्रोसेस करती है ना तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, जैसे आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हो, भाई आपको मकान खरीदना है उसके लिए लोन ले रहे हो तो मकान की पूरी वो वेरिफिकेशन करते हैं कि सही है कि नहीं है, उसके पेपर सही हैं कि नहीं है, फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वेरीफाई कराती है कि भाई आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं इतना लोन पे करने की, तो ये सब में खर्चे लगते हैं उनके, तो इसीलिए वो लोन प्रोसेसिंग फी ले लेते हैं, तो इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा। तो कोई ब्रोकरेज कमीशन किसी एजेंसी को दे रहे हो, बैंक को खुद को लोन प्रोसेसिंग फी दे रहे हो, वो सब की डिडक्शन नहीं है, सिर्फ ब्याज की डिडक्शन है, ठीक है। Then next comes interest on a fresh loan taken to repay the original loan raised for the aforesaid purpose। अच्छा चलिए अभी कुछ बताएंगे नहीं क्या है, आइए। आपने लोन लिया बैंक ए से, ठीक है, किस लिए ये लोन लिया, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू परचेज हाउस प्रॉपर्टी। क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, एकदम पक्का मिलेगी, क्योंकि आपका अगर लोन फ्रॉम बैंक है फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर रिन्यूअल तो आपको मिलता है। फिर आपने एक दूसरा लोन लिया लोन बैंक बी से, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू रीपे लोन ऑफ बैंक ए, बैंक ए का लोन रीपे करेंगे, तो इसका भी ब्याज होगा, लोन बी के इंटरेस्ट ऑन लोन बी, लोन ऑफ बैंक बी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बैंक बी, तो इसका जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे क्या उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी आपको। आप कहोगे सर ये तो लोन और बैंक ए रीपे करने के लिए, ये हाउस प्रॉपर्टी परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए तो है नहीं, तब तो इसका इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मैं कहूँगा इसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर आप रीपे करने के लिए लेंगे ए का लोन तो ये ए का लोन भी क्यों था, ये भी तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए था, तो ये लोन बेसिकली परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का ही बन गया। अब आप कहोगे ये सब बात हमको नहीं समझ में आ रही है, तो आइए समझाते हैं एक दूसरी बात, चलिए छोड़ दीजिए वो बात। देखिए आज मैं ना गया एक फ्लैट देखने के लिए, ठीक है, बल्कि फ्लैट देखने क्या गया था, मैं तो गया था अपने, मेरे एक दोस्त है उसने नया फ्लैट लिया है तो मैं उसी बिल्डिंग में गया था उसका फ्लैट देखने, तो मुझे बड़ा पसंद आया वो फ्लैट, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करने लग गया, तो मेरा दोस्त कहा अरे यार तू भी यहीं पे फ्लैट ले लेना। मैंने कहा नहीं यार तुमने तो 2 साल पहले बुक कराया था यार, तुमको तो बड़े अच्छे रेट में मिल गया है, मैं नहीं लूँगा, अब तो बहुत भाव बढ़ गया है इसका। कहा यार बिल्डर से बहुत अच्छा मेरा संपर्क हो चुका है, तुझे डिस्काउंट दिला दूंगा, तुझे ये फ्लैट ना मैं सिर्फ 1 करोड़ में दिला दूंगा। मैंने कहा कि यार ये फ्लैट तू 1 करोड़ रुपए में ही दिला देगा, जबकि आज के हिसाब से उसका भाव बनता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वो कह रहा है कि दिलवा दूंगा, तो बस हाँ बोल, अभी बिल्डर से बात कराते हैं। उसने बिल्डर से मेरी बात कराई, बिल्डर का ने एग्री कर लिया, कहा ठीक है विल गिव यू फ्लैट फॉर ₹1 करोड़। मैंने कहा डील डन। अच्छा मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैंने कहा डील डन, मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं है। तो ये डील कैसे मैंने डन की, मैंने लोन के बेसिस पे डील डन की, ठीक है। अब देखिए लोन के लिए कैसे डील किया है, अब लोन की बात करते हैं। मैंने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बात की, SBI में बात की। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बोला कि मुझे लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का, मैं एक फ्लैट ले रहा हूं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, अरे राज सर आपको लोन चाहिए, अरे एकदम आराम से तुरंत मैं करा दूंगा प्रोसेस को। मैंने कहा कितना दिन लगेगा, कहा 30 दिन लगता है सर हमारे यहाँ प्रोसेस में, ठीक है, और 8% का ब्याज लगेगा।
अच्छा, लेकिन 30 दिन प्रोसेस में, आपको तो पता ही ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई सरकारी बैंक कैसे काम करती है, 1 महीना लग जाएगा इनको प्रोसेस करने में। मैंने तुरंत एचडीएफसी में फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ना लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का। अरे सर आपको 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए? तुरंत होगा सर। मैंने कहा कितना समय लगेगा? कहा सर 1 डे प्रोसेसिंग है बस, आज आप कागज साइन कीजिए, कल लोन मिल जाएगा। राइट। अच्छा, मैं आपको एक बात भी बता दूं, पता है इस देश में लोन किसको मिलता है? जिसको लोन की आवश्यकता नहीं है, जिसको सचमुच लोन की आवश्यकता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है लोन लेना। ठीक है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा थोड़ी ना मिलता है, जिसका बिना पैसे के भी काम चल जाएगा ना, उसी को पैसा मिलता है। ठीक है, अब बैंक को हमें लोन देना है, आराम से देने को तैयार है, कह रही है कि आज कागज साइन कीजिए, कल दे देंगे 1 करोड़ रुपए आपको। राइट। अब इसने ब्याज बताया 9%। अब बताइए मैं लोन किससे लूं? एसबीआई कह रही है 8% का ब्याज है, लेकिन 30 दिन प्रोसेसिंग टाइम। मैं वहां डील डन करके आया हुआ हूं तुरंत 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, 30 दिन किसने देखा है? डील डन किया है। मैं खटाक से एचडीएफसी से बैंक से लोन ले लेता हूं। इससे मैंने लोन लिया और लोन लेके खटाक से फ्लैट खरीद लिया। मैंने दे दिया बिल्डर को पैसे 1 करोड़ रुपए। और एसबीआई को क्या बोला? लोन प्रोसेस कर। इसको भी मना नहीं किया, इसको कहा लोन प्रोसेस कर। जब इसका 1 महीने में लोन प्रोसेस हो गया तो मैंने इससे एचडीएफसी का बैंक पे कर दिया, ये लोन पे कर दिया। अब मेरा ब्याज कितना? 8%। बात समझ में आई? कितने चालाक हैं। अरे 1 ही महीने का ना ब्याज ज्यादा लगा हमको। ठीक है, वो तो 9% दे रहा था, 9% साल का, यानी 1 महीने 9/12 इतना ही मेरा नुकसान हुआ। 1/12 मेरा नुकसान हुआ इंटरेस्ट का। ठीक है, 1% साल भर पे ज्यादा ले रहा था, 8 की जगह 9% ले रहा था। ठीक है, 1% इन अ ईयर एक्स्ट्रा ले रहा था, तो मेरा जो ब्याज एक्स्ट्रा लगा वो 1/12 लगा बस 1 महीने में। और फिर मैंने एसबीआई से लोन लिया, एचडीएफसी का बैंक रीपे कर दिया। तो क्या ये चालाकी सिर्फ राज अग्रवाल कर रहे हैं क्या? नहीं, पूरे देश में हर कोई कर रहा है। ऐसे ही होता है, हर कोई कहीं भी छोटा सा थोड़ा सा कम ब्याज पाएगा तुरंत लोन को शिफ्ट कर लेता है। अरे सरकार भी ये बात जानती है भाई साहब। अब ऐसा थोड़ी ना 1 महीने बाद जो हमने लोन लिया है, ये स्टेट बैंक से जो लोन लिया, आप कहोगे नहीं ये लोन ये हाउस प्रॉपर्टी का। अरे ये हाउस प्रॉपर्टी का ही लोन है भाई साहब। वही लोन जो यहां पे चल रहा था ना एचडीएफसी में, उसी को मैंने टेक ओवर करा दिया एसबीआई से। सेम लोन को मैंने टेक ओवर करा दिया एसबीआई से। सेम हाउसिंग लोन, जो हाउसिंग लोन एचडीएफसी में चल रहा था, द सेम हाउसिंग लोन विल नाउ रन इन एसबीआई। इसके जो डॉक्यूमेंट्स यहां पड़े हुए थे, कागज वगैरह मेरे फ्लैट के, अब यहां से उठ के यहां चले आए सब। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों मिल जाता है? तो इसलिए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आपने कोई दूसरा लोन लिया जिससे अपने हाउस प्रॉपर्टी वाले लोन को रीपे किया है, तो दूसरे वाले लोन को भी हाउस प्रॉपर्टी का ही लोन कहा जाएगा और इसलिए आपको डिडक्शन मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड फॉर द एफोर्सेड पर्पस इज अलाउएबल एज डिडक्शन। 6th, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द डे ऑफ बोरोइंग एंड नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। अब ये क्या है? इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द डे ऑफ बोरोइंग एंड नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। आइए समझते हैं। देखिए, अपने 5th को 5 अप्रैल 2023 को लोन लिया और 10 अप्रैल 2023 को लोन रीपे किया। ऐसा होता नहीं है, बट अब 4-5 साल का हम ड्यूरेशन करके बैठ के डेट थोड़ी ना निकालेंगे आपके साथ। हमको तो बस डेज समझना है कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट इस लोन पे कौन कौन से दिन का पे करना होता है? आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर 5 अप्रैल। आपको जिस दिन लोन लियो 5 अप्रैल का ब्याज देना पड़ेगा, 6 अप्रैल का ब्याज देना होगा, 7 अप्रैल 7 अप्रैल का ब्याज देना होगा, 8 अप्रैल 8 अप्रैल का ब्याज देना होगा, 9 अप्रैल 9 अप्रैल का ब्याज देना होगा। क्या 10 अप्रैल का भी ब्याज देना होगा? नहीं। जिस दिन आप लोन लेते हैं उस दिन का ब्याज देना होता है, जिस दिन आप लोन रीपे करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं देना होता है। जैसे अगर हम 10 अप्रैल को शाम को बैंक बंद हो रही है उस समय भी जाके अगर रीपे कर देंगे तो भी हमें ब्याज नहीं देना होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। जिस दिन कर्जा लेते हो उस दिन का ब्याज देना होता है, जिस दिन कर्जा वापस करते हो उस दिन का ब्याज नहीं लगता। ठीक है, तो ये कौन कौन से दिन का लगेगा? 1 2 3 4 5 दिन का आपको ब्याज निकालना है। राइट। अच्छा,
पता है क्या होता है, जब आप मेरे साथ क्लास कर रहे होते हो ना तो बड़े ध्यान से सारी बात को सुनते हो, आप एकदम इंग्रॉस्ड होते हो मेरी बातों में, जो मैं बोल रहा हूं वो सब आपको ठीक लगता है, परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसे ही आप इस जोन से निकलते हो तो आप ऐसे सोचते हो, कहते हो राज सर ने तो बेवकूफ बना दिया, 5 तारीख से 10 तारीख पे क्या दिन का ब्याज लगेगा? अरे दुनिया जानती है 5 दिन का ब्याज लगेगा। अरे कौन से 5 दिन सर, काहे गिना रहे हैं? 5 दिन का ब्याज लगता है, ये हमको भी मालूम। 5 तारीख से 10 तारीख क्या दिन का ब्याज होता है? 5 दिन। सर 5 दिन का हम भी निकालते हैं। अब बताइए कितने का लोन है? 10 लाख इंटू 10% इंटरेस्ट रेट है, इंटू 5/365, यही करेंगे हम। सर इतना कानून काहे बताते हैं आप? मतलब क्या जरूरत है? ये सब इतना एकदम खुरेच देते हैं, अब धर के एकदम एक एक बात को खुरेच देते हैं। 5 दिन का ब्याज लगता है, वो तो हम भी निकाल सकते थे। क्या जरूरत है इतनी कानून बतियाने की कि लोन वाले दिन का होता है, रीपे का नहीं होता है? मैं बताता हूं क्यों इतनी बात बता रहा हूं। आइए देखिए, अभी ना आसान लग रहा है बेटा। अगर एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, देखो ये है अपना लोन टेकन और ये है लोन रीपे, ठीक है। ये कब है? 28 मार्च 2023 और ये है 3 अप्रैल 2023। बीच में आएगा 31 मार्च 2023। ये अरे ये 24 लेना है हमको, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं ना हम लोग, ठीक है। बीच में आएगा 31 मार्च 24, ठीक है। अगर 28 मार्च से 3 अप्रैल की बात करेंगे तो क्या दिन का ब्याज लगना चाहिए? 7 दिन का, 7 डेज इंटरेस्ट। लेकिन यहां फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जा रहा है, कितना ब्याज पहले वाले ईयर में लगेगा, कितना ब्याज दूसरे वाले ईयर में लगेगा। तो पहले वाले ईयर में लगेगा 28, 29, 30, 31, 4 दिन का ब्याज, 4 डेज इंटरेस्ट। और दूसरे वाले ईयर में लगेगा कितने दिन का इंटरेस्ट? 28, 29, 30, 31, 4, अच्छा ये 6 दिन का टोटल ब्याज होगा। और इधर लगेगा 1 और 2 तारीख, 2 डेज इंटरेस्ट। ठीक है। क्या ये गलती आपसे एग्जाम में हो सकती थी अगर मैं कहता कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3 तारीख को ब्याज रीपे हो गया है, पुरानी कहानी से मतलब ही नहीं है, तो आप कहते कि 3 तारीख को पे हुआ है तो 3 दिन का ब्याज निकाल देते हैं? हो जाती कि नहीं ये गलती? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर ये कहानी हाइड कर दी जाए, क्योंकि आपको तो करंट ईयर से मतलब होता है, करंट ईयर में बताया जाता 3 तारीख को ब्याज रीपे हुआ है, तो आप तो 3 दिन का ब्याज निकाल ही देते, 3 अप्रैल को ब्याज पे हुआ है तो ये गलती हो जाती। इसके लिए मैंने आपको अलर्ट किया कि लोन रीपेमेंट वाली डेट को मत लीजिएगा, 2 दिन ही लीजिएगा यहाँ पे, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट। ये क्या है? ये बेसिकली टीडीएस काटने वाली बात हो रही है। टीडीएस क्या होता है? जब भी हम किसी को इनकम देते हैं ना, तो सरकार बोलती है कि सामने वाले को तुम इनकम दे रहे हो ना, तो उसका टैक्स काट के हमको जमा कर दो, ठीक है। और इंडिया के बाहर हम जब पेमेंट करते हैं ना, तो सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबराती है, कहती है इनकम इंडिया के बाहर तुम पे कर रहे हो, ठीक है। तो जिसको पे कर रहे हो उसको तो इंडियन इनकम मिली है, तो वो जो बाहरी बंदा है उसको टैक्स कहाँ देना उस इनकम पे? इंडिया में, राइट। ध्यान दीजिए, मैं अगर कोई पेमेंट इंडिया के बाहर कर रहा हूं तो पाने वाला कौन सी इनकम पा रहा है? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम पे वो पाने वाला जो भी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी रहता हो, टैक्स कहाँ देना? इंडिया में देना है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम उसको पकड़ेंगे कैसे, दबोचेंगे कैसे? देखिए हमारी सरकार ना जो हमारे देश में है उसको दबोच लेती है, निचोड़ देगी उसको, लेकिन जो इंडिया के बाहर उसको पकड़ने से घबराती है, कहती कैसे पकड़ेंगे उसको, तो वो हमको ही दबोचती है। उसके लिए भी कहती है राज अग्रवाल तुम इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो? हम कहते हैं हाँ। कहती है टैक्स काट के हमको जमा करो पहले उसका, नहीं तो तुम ही को दबोच डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बाहरी वाले को पैसा देंगे तो उसकी इनकम आएगी, वो टैक्स अगर इंडिया में नहीं भी दे पाएगा ना, तो मोदी जी कह रहे हैं कहां पकड़ने जाएंगे उसको, पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के कहां निकालेंगे सबको टैक्स के लिए, तो हम तुम्ही को पकड़ लेते हैं।
तुम पैसा दिए हो ना, चलो उसका टैक्स काट के दो, मतलब 1 लाख रुपए की तुम पेमेंट कर रहे हो, काम करो, अगर 10,000 टैक्स बनता है तो 10,000 तुम हमको दो, उसको 90,000 रुपया पकड़ाओ, और 10,000 रुपया जो हमको टैक्स जमा किया उसकी रसीद पकड़ाओ उसको। अच्छा, मैंने कहा हम नहीं कर पाएंगे ये सब, तो कह रहा है कि जो ब्याज की डिडक्शन ले रहे हो वो ब्याज की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जाओ हटो। तो अगर इंडिया के बाहर तुम पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, मतलब मान लो हम विदेशी बैंक से लोन लिए हैं, आप इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट कर रहे हैं, या कहीं से भी विदेश से आप बाहर से लोन लिए हैं, ठीक है, आपने अगर बाहर से लोन लिया है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा बस। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट। क्या कहना चाहता है यहां पे, ध्यान से सुनिए, इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, ना तो आपने काटा ना ही पे किया। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने टैक्स काट तो लिया है, अभी पे नहीं भी किया है, डिडक्शन मिल जाएगा, कोई बात नहीं, सरकार इतना टेंशन नहीं ले रही है, कह रही राज अगर तुम कहाँ जाओगे, काट लिए हो ना उसका, अभी नहीं पे की हो तो कर दोगे, कह रही इतना टेंशन नहीं है तुमको, क्योंकि तो जब मन करेगा तभी पकड़ के एकदम से उमेट देंगे तुमको एकदम से, ठीक है, तुम तो हमारे ही देश में ही हो, तो सरकार डरती नहीं है। जो लोग इंडिया में रेजिडेंट है ना, यहाँ रहते हैं, तो घबराती नहीं है सरकार, कह रही काट दिए ना विदेशी का, हम कहते हैं यहाँ काट दिए, तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, चलो डिडक्शन ले लो, तुम तो दोगे ही दोगे, नहीं तो वहीं पे धर देंगे कायदे से तुमको, ठीक है। विदेशी से घबराती है, कहती है उसको पकड़ नहीं पाएंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए मैं काटा नहीं, भूल गया, तो मैं पे कर दिया हूं सरकार को, लेकिन मैं तो काटा नहीं, भूल गया, अब सरकार कह रही है तुम काटे नहीं, जाओ डिडक्शन नहीं देंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं सरकार, माफी माफी माफी, मैं खुद दे रहा हूं 10,000 रुपया, उसको गलती से 1 लाख पूरा दे दिया, हम भूल गए 10,000 काटना, कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से दे रहा हूं 10,000 रुपया, तो सरकार कह रही है तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। कब डिडक्शन नहीं मिलेगा, नीदर डिडक्टेड नॉर पेड, मतलब ना तो काटे, नीदर डिडक्टेड नॉर पेड, मतलब ना तो पे किए हो ना ही काटे हो, दोनों नहीं किए हो, तो कुछ भी कर दिए ना भाई, सब काट लिए ठीक है शांति है, पे कर दिए सरकार को, नहीं काटे थे तो भी शांति है, कुछ भी कर दो तभी डिडक्शन मिलेगा, मतलब काटे भी नहीं पे भी नहीं किए सरकार को, तो अब तो डिडक्शन ब्याज की भूल जाओ, ठीक है। तो ब्याज ये कब बात आ रही है, इंडिया के बाहर पेमेंट पे बात आ रही है, इंडिया के अंदर पेमेंट पे बात नहीं आ रही है ऐसी, ठीक है। चलिए इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 ना मैंने बनाया है बच्चों, मैंने क्रिएट किया है इसको, और इसमें है ए सिचुएशन, केस ए, केस बी, सी डी ई, 5 केसेस हैं, और मैंने बहुत दिमाग लगा के सोच के ये 5 केस बनाया है कि इस समय लोन लिया, इस समय पेमेंट किया लोन का, इस समय प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, और इन 5 सिचुएशन के अलावा छठवीं सिचुएशन नहीं हो सकती, इसकी मैं गारंटी देता हूं यहां बैठ के। मैंने प्लान किया है और मैंने सोच लिया कि क्या इसके अलावा कोई विकल्प बनता है, यहां लोन, यहां लोन की पेमेंट, यहां पे कंस्ट्रक्शन, फिर सब इधर उधर करके देख लिया, ये 5 केस के अलावा छठा केस बन ही नहीं सकता, यानी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये 5 तरीके से ही निकल सकता है, और ये 5 सिचुएशन मैंने यहां पे रख दिया है। तो मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इलस्ट्रेशंस नहीं होते कोई भी कि हाँ अच्छा तो प्रैक्टिस कर लिया, अरे फुल प्रूफ होता है कि इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, ये मतलब होता है। मैं आपको जब प्रोविजंस कराता हूं, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कितने क्वेश्चन किए पता ही नहीं चला, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो आप हर प्रोविजन डिस्कस करने के बाद आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिख के मैं करा दे रहा हूं। वो क्या है, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, वो इलस्ट्रेशन ही है, राइट। कुछ को मैंने बुक में लिखा है, कुछ ऑन द स्पॉट आपके साथ करता हूं। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये कोई किताबी इलस्ट्रेशन नहीं है, राइट, ये फुल प्रूफ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का खेल खत्म, इसके अलावा कोई छठी वैरायटी कोई ला के दिखा दे तो मैं जान जाऊं, ठीक है। आइए देखिए, मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ ₹20 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन 1/5/20। अच्छा, बहुत पहले लोन लिया था हम लोग, प्रीवियस ईयर 23-24 में, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन 31/12/23, इसी साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई 31/12/23 को। अच्छा, लोन कब लिया गया था प्रीवियस ईयर में, 1/5/20 का मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 20-21, PY 20-21 में, और प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 23-24 में, 23-24 में। लोन टू बी पेड ऑन
31 मार्च 2029, अभी 2029 में लोन रीपे होगा, मतलब अभी लोन रीपे की कोई बात ही नहीं है, लोन रीपे बाद में होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 10% पर एनम। अभी केस ए देख रहे हैं बस। कंप्यूट द इंटरेस्ट टू बी अलाउड फॉर डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन ऑल द अबव 5 केसेस। हमको असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 के इंटरेस्ट के डिडक्शन की बात करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे आप? बनाइए डायग्राम। हम लोग ने डायग्राम से सीखा है, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो इलस्ट्रेशन 8 केस ए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। 20-21 बनाना है, 20-21, 21-22, 22-23, 20-21, 20 क्या सर बनाना है? 20-21 में लोन है ना, 20-21, फिर ये 21-22 हो गया, फिर ये 22-23 हो गया, 23-24 हो गया, 24-25 हो गया। ठीक है, अब लोन था 20-21 में, 1/5/20 को ना। अच्छा, विजिबिलिटी आपकी थोड़ी सी बेहतर बना दें, एक सेकेंड। बीस, 21, 22, 23, 24 लोन लिया गया है 1/5/20 को। ठीक है, फिर उसके बाद रीपे कब ये रीपे तो बहुत बाद में होगा, उसकी कहानी ही छोड़ देते हैं। कंप्लीट हुई है प्रॉपर्टी 31/12/23 को, 31/12/23 यहाँ आएगा। आप समझ रहे हो ना, 23-24 का मतलब ये, जब हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/4/23 की डेट है, ये 31 मार्च 24 है, तो 31 दिसंबर 23 यही आएगा मोटा मोटी। प्रॉपर्टी कंप्लीटेड। ठीक है, इस साल का इंटरेस्ट तो करेंट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा, इस साल का इंटरेस्ट करेंट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक वाला प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये कितना महीना है, यहां से लेके यहां तक देखो, ये 12 महीना है, यहां से यहां ये भी 12 महीना है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये तुम्हारा 11 महीना है, 1 मई से। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है तुम्हारा 12 दूनी 24, 2 साल 11 महीना है, 2 ईयर 11 मंथ। ठीक है, 35 महीना कह सकते हो, 35। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B कितना होगा, करेंट ईयर इंटरेस्ट 1 साल का ये वाला 23-24 का 20 लाख का 10% था ना। 2 लाख, और 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 20 लाख का 10%। ठीक है, 35 महीने का 35/12, 35 महीना ऐसे लिखते हैं, 35/12। ठीक है, इसका 1/5। बीस लाख गुणे 10% गुणे 35/12/5।
1,16,667, 3,16,667, ये इंटरेस्ट की डिडक्शन होगी। ठीक है, दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है लोन पे हुआ है 31/3/26 और 31/3/29 में हुआ और केस ए में कह रहा था अभी 26 में होगा, तो ठीक है, जब बाद में ही होगा, सेम सिचुएशन, सेम एज ए। 31/3/22 को ही हो गया, पिछले साल ही हो गया 31/3/22 को, 31/3/22 में हो गया। अच्छा, तो ये फिर से बनाना पड़ेगा 31/3/22। आइए, इलस्ट्रेशन 8 केस सी। जब आप स्मार्ट हो जाओ ना फिर मत बनाना, हम कहाँ कह रहे हैं कि बनाते रहना है जीवन भर ऐसे ही। 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। लोन कब लिया गया? 1/5/20 को, 1/5/20 लोन टेकन। हाँ, रीपे कब हुआ है जल्दी से बताओ, रीपे क्या बोल रहा था? 31 मार्च 22, यहाँ पे रीपे हुआ। प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुई है? वो सेम सिचुएशन है, प्रॉपर्टी कंप्लीट और लोन टेकन की डेट तो कॉमन है सभी के लिए, ठीक है। लोन रीपेमेंट की डेट बदल रही है। प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई 31/12/23 को, 31/12/23 प्रॉपर्टी कंप्लीट। प्रॉपर्टी कंप्लीट, ठीक है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट इस साल हुई है। करंट ईयर इंटरेस्ट तो नील है, करंट ईयर इंटरेस्ट तो नील है। और ये कितना पीरियड हुआ? ये हो गया इतना 11 महीना है और ये 12 महीना है, तो 11, 12, 23 महीना हो गया, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन कैसे निकलेगा? 1/5 ऑफ 20 लाख का 10%, 23 महीनों का, बीस लाख गुणे 10% इंटू 23/12/5, 76,667। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 31/1/24 को रीपे हो रहा है, 31/1/24 को रीपे हो रहा है। इसी में अब करें, 31/1/24 को रीपे हो रहा है, रेड पेन से करते हैं। 31/1/24 को रीपे हो रहा है, 31/1/24, अरे बस यहीं पे रीपे हो रहा है, यहीं 31 मार्च को प्रॉपर्टी कंप्लीट, 31/1/24 ना, नहीं क्या बोल रहा था, हाँ 31/1/24, बस अगला दिन, अगला दिन नहीं अगला महीना, 31/1/24, एक महीने बाद यहाँ पे लोन रीपे हुआ, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो अगर लोन रीपे हुआ 31/1/24 को, तो करेंट ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा? करेंट ईयर इंटरेस्ट इतना ही हुआ, करेंट ईयर इंटरेस्ट हो गया 10 महीने का, 10 महीने का। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना? भाई यहाँ लोन लिए थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया 35 महीना। 10 महीने का करंट ईयर निकलेगा, 35 महीने का प्री कंस्ट्रक्शन निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? करंट ईयर में तो लोन रीपे हो गया ना जनवरी 2024 में, तो फरवरी मार्च आया ही नहीं, 2 महीने का इंटरेस्ट ही नहीं बना, लोन रीपे हो गया तो खत्म हो गया। 10 महीने का बस बना करंट ईयर इंटरेस्ट, और यहाँ तक का जहाँ से करंट ईयर ले रहे हो उसके पहले तक का प्री कंस्ट्रक्शन है, तो 35 महीना प्री कंस्ट्रक्शन हो गया। 35 महीना कैसे हुआ? अरे बेटा ये 11 महीना है, ये 12 महीना है, ये 12 महीना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, डी का कैलकुलेशन यहीं पे दिखा देते हैं बस आपको।
देखो ये निकाल रहे हैं 2 साल 11 महीना, यानी कि 35 महीने का निकाल रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन, और ये कितना निकाले हो, द करंट ईयर 10 महीने का निकालने हैं। ठीक है, चलिए लास्ट सिचुएशन देखेंगे इसकी। 31/10/23 को रीपे हो रहा है, 31/10/23 को, 31/10/23 इसमें करें कि दूसरा कर दे, दूसरा कर दे ना, आप भी कहोगे कि इस सर को भी देखो लगे हुए हैं उसी में घिचा पिची कर रहे हैं। केस ई, बीस, 21, 22, 23, 24, लोन टेकन 1/5/20, प्रॉपर्टी कंप्लीटेड 31 दिसंबर 23, और लोन रीपे कितना, लोन रीपे 31/10/23, 31/10/23, तो लोन रीपेड 31/10/23 को हो गया, तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, इतना होगा करंट ईयर इंटरेस्ट, ये है करंट ईयर इंटरेस्ट, लोन रीपे हो चुका है ना, तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना आया दिसंबर महीने तक, अप्रैल से दिसंबर क्या महीना होता है, 9 महीना हुआ, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 31 मार्च 23 तक, ये हो गया 35 महीना, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, तो 35 महीना 9 महीना। आइए आंसर देख लेते हैं। हाँ, 2 साल 11 महीना, 35 महीना और 7 महीना। अरे क्या गलत बोल दी भाई साहब, लोन रीपेड ऑन 31/10/23, अच्छा हाँ, तो हम ही तो गड़बड़ बोल रहे हैं भाई, 31 अक्टूबर है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 ही महीना तो होता है, कौन 9 महीना बोलता है, आप लोग भी ना कुछ बोलते नहीं हो, 7 महीना। ठीक है, तो 35 महीना और 7 महीना। चलिए आइए जल्दी से देखिए, ई में यही किया है ना, यस यही किया है भाई, 35 महीना और 7 महीना। ठीक है, अक्टूबर था एक्चुअली, हम दिसंबर जोड़ दिए थे 9 महीना, तो यस दिस 35 मंथ्स एंड 7 मंथ्स। तो दैट्स ऑल राइट। आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन आ गई, राइट कैसे करते हैं, प्री करंट ईयर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। बस एक बात एंड करते करते मैं आपको बता दूं, जितना इंटरेस्ट होता है ना पूरा अलाउड होता है एलओ और डीएलओ प्रॉपर्टी में, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में पूरे इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, उसमें लिमिट लग जाता है, एक सीलिंग लग जाती है, इससे ज्यादा ब्याज डिडक्ट करने नहीं देंगे, और ये मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। राइट, विल स्टॉप हियर।